दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में यह बात कि क्यों वाड्रा कांग्रेस आपको, जी हां आपको दर्शकों, आपको राक्षस बता रही है। ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के करीबियों में करीबी, सबसे करीबी नेताओं में से एक रणदीप सुरजेवाला जनता को, आम आदमी को, देश की जनता यानी आपको राक्षस बुला रहे हैं, राक्षस प्रवृत्ति का बुला रहे हैं, श्राप दे रहे हैं आपको। अरे ये मोहब्बत की दुकान खोलने वाले श्राप दे रहे हैं, ये कौन सी राजनीति है? ये तो अभूतपूर्व है, ना सोचा ना सुना। ऋषि मुनि, हां पंचतंत्र की कहानियों में और रामायण महाभारत में जरूर सुना कि ऋषि मुनि श्राप दे देते हैं गलत काम करने वाले को, लेकिन यहां तो एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है और एक ऐसा राजनेता है जो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में, दबाव में, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करके लॉन्च करते हैं फिर फेल होते हैं, लॉन्च करते हैं फिर फेल होते हैं, लॉन्च करते हैं फिर फेल होते हैं, और हर बार ज्यादा फ्रस्ट्रेशन से आते हैं। लेकिन अभी तक यह फ्रस्ट्रेशन, यह गुस्सा दर्शकों भारतीय जनता पार्टी पे निकलता था, बीजेपी के नेताओं पे निकलता था, नरेंद्र मोदी पे निकलता था, अमित शाह पे निकलता था, लेकिन इस बार तो हद हो गई। और हद लाइक हाउ? अब तो कैमरा 2, अब तो वो आपको यानी जनता को, वो जनता को क्या कह रहे हैं? श्राप दे रहे हैं आपको। क्यों सुरजेवाला जी, क्यों कांग्रेस पार्टी आपको श्राप दे रही है? पूछता है भारत। ये श्राप वाली कौन सी राजनीति होती है? पूछता है भारत। राक्षस बता रहे, क्यों? क्योंकि आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए वोट नहीं किया, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट नहीं किया। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण शुरू हो गया, मैं जा रहा हूं, उसके बाद पूछता भारत दोबारा शुरू करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी को ऑनर किया जाए, फुल फ्रेम। रोके नहीं रुकती थी। जब त्रिरंगा फहराया जाता था तो हमें लगता था जैसे हमारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। देशभक्ति के गौरव से भरे हुए हृदय के साथ हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे। मिठाइयाँ बांटी जाती थी और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक हमारी मन में गूंजते रहते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने खुशी को बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़े देशभक्ति की गहरी भावना में तनिक भी कमी नहीं आती है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हमें हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसे है जो इन सब से ऊपर है, और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा हमारे कर्तव्य भी समान है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी।
किंतु लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सपेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आजादी हासिल की है, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशक को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्यों को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका। महात्मा गांधी तथा अनेक असाधारण एवं दूरदर्शी विभूतियों के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय आदर्श से अनुप्राणित था। गांधी जी तथा अन्य महानायकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया और हमारी महान सभ्यता के मूल्यों का जन जन में संचार किया। भारत के ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमारे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया के अनेक राजनीतिक संघर्षों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया। मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ जैसे वीरांगनाओं ने भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिया। माँ कस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलती रही। सरोजिनी नायडू, ओमू स्वामीनाथन, रमा देवी, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी जैसे अनेक महिला विभूतियों ने अपने बाद की सभी पीढ़ियों की महिलाओं के लिए आत्मविश्वास के साथ देश तथा समाज की सेवा करने के प्रेरक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है जिनमें कुछ दोषों को पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मैं चाहूंगी कि हमारी बहनें और बेटियां साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़े। महिलाओं का विकास स्वाधीनता संग्राम के आदर्श में शामिल है। प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर होता है। ये हमारे वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह बनाने के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है। आज हम देख रहे हैं कि भारत ने न केवल विश्व मंच पर अपना यथाचित स्थान बनाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है। अपनी यात्राओं और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान मैंने अपने देश के प्रति उनमें एक नया विश्वास तथा गौरव का भाव देखा है। भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। क्योंकि G20 समूह दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है,
इसीलिए ये हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, यही हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। ये श्राप वाली मोहब्बत की दुकान कौन सी होती है साहब, पूछता है भारत। ये श्राप से कौन से सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, और कौन है सुरजेवाला साहब जो उन्हें ये गलत फहमी हो गई है, ये मुगालफा हो गया है कि वो श्राप दे सकते हैं आपको, जनता को, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर दिया 2 इलेक्शन में। स्टूडियो में अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं। आचार्य माइक अप हो रहे, दिखा दीजिए आचार्य को ऑन एयर। और आचार्य एक तरफ आप और दूसरी तरफ वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी पे आ रहे हैं, जरा दोनों को ऑन एयर ले आइए। और जरा आचार्य का फ्रेम का मेरे को दिख क्यों नहीं रहा ऑन एयर? आचार्य ऑन एयर नाउ शर्मा, सुधांशु त्रिवेदी ऑन द अदर साइड। आचार्य जी मेरे को बताइए, ये श्राप तो आप अगर देते किसी को, मेरे को नहीं उम्मीद कि आप जैसे व्यक्तित्व का व्यक्ति कभी किसी को श्राप दे भी सकता है, आप जितने भी नाराज हो, लेकिन रामायण महाभारत थोड़ी बहुत देखी है, सुनी है, पढ़ी है, तो उसमें आचार्यों को, गुरुओं को भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब राजनेता श्राप देने लगे जनता को। जिस जनता ने राजनेता को बनाया, जिस जनता ने इसी कांग्रेस पार्टी को आधी सदी तक सत्ता दी, उस जनता को श्रापित कर रहे हैं आचार्य। ये क्या हो रहा है? कैसे लोग कांग्रेस में हैं आचार्य? हो क्या रहा है? देखिए ऐश्वर्या, ये कहना तो ठीक नहीं है कैसे लोग कांग्रेस में हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा जनता के समर्थन का और जनता के विरोध का, दोनों का सामना किया है जी। और जनता ने जब कांग्रेस को सत्ता दी है तो कांग्रेस ने उसको शिरोधार्य किया है और जनता को जनार्दन कहा गया है। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनहित में, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में ही निहित होती हैं जी। और जनता वही रहती है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, पार्टियां सरकार बनाती हैं, कभी कोई नेता प्रधानमंत्री बनता है, कभी कोई मुख्यमंत्री बनता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जनता जो है वो नहीं बदलती, जनता रहती है वही। उसी जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी और उसी जनता को राक्षस बोल रहे हैं। नहीं, उसी जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया। बिल्कुल बनाया। जनता ने कांग्रेस के 8-8, 10-10 प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल दिए। तो हम जनता, हमारे लिए जनता आदरणीय है, हमारे लिए जनता प्रातः स्मरणीय है, हमारे लिए जनता वंदनीय है जी, हमारे लिए जनता पूजनीय है। तो हम जनता का सम्मान भी करते हैं और लोकतंत्र के अंदर जनता को हम नमन करते हैं। हाँ, अब जो आपका सवाल है, ये बात वाजिब है और सवाल उठना भी जरूरी है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं सुरजेवाला जी, और जहां तक मैं उन्हें समझता हूं वो बड़ा नापतोल के बोलते हैं, बहुत ही संभल के बोलते हैं। सुधांशु जी की तरह बड़ा अच्छा बोलते हैं। हालांकि कभी कभी क्रोध में सुधांशु जी भी आ जाते हैं। अब सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया है जनता, आप जो तुलना कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी और सुरजेवाला जी की, मैं कह रहा हूं, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन क्योंकि कोई कितना भी नाराज, कोई कितना भी गुस्सा में, क्यों जनता को श्रापित करना, जनता को राक्षस बोल देना, डेमन बोल देना। जिस जनता ने, आपने कहा 8-8, 10-10 प्रधानमंत्री दिए, जिस पार्टी को सत्ता में रहने का मतलब, मैं क्या बोलूं, राक्षस बोल देना। आप लोग अभी तक कांग्रेस, आप लोगों का मतलब कांग्रेस नेता भी आचार्य हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने उनके इस बयान का समर्थन नहीं किया है और खंडन भी नहीं किया। और अगर कांग्रेस पार्टी उनके बयान का समर्थन
करती है। आप समर्थन करते हैं आचार्य? नहीं, उनका बयान समर्थन योग्य नहीं है, लेकिन ये सवाल उठता है, बड़ा सवाल, कि रणदीप सुरजेवाला जैसा सुलझा हुआ नेता, सुलझा हुआ व्यक्ति, और जो बहुत ही नापतोल के बोलते हैं, उन्होंने ये ऐसा कैसे कह दिया? तो इसका जवाब तो सुरजेवाला जी को देना होगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं चूक तो हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो एक मुद्दा मिल गया, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, जनता को। जबकि सच बात यह है सुधांशु जी आ रहा हूं, जनता का अपमान करने का इरादा सुरजेवाला जी का होगा। मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं चूक हुई है। आप सुरजेवाला जी को इतने तरीके से जानते हैं, मुझे नहीं पता था। रियलाइजेशन सुरजेवाला जी करेंगे। ये कैसा रियलाइज? नहीं आचार्य देखिए, सुधांशु जी, अभी तक जितनी भी बार राहुल गांधी को रीब्रांड करने की कोशिश की गई, फिर फेल हुए, फिर रीब्रांड किया, फिर फेल हुए, हर बार रीब्रांडिंग के बाद ऐसी फ्रस्ट्रेशन, ऐसी डेस्परेशन आई कांग्रेस में कि उन्होंने चाय वाला से लेके और नीच तक क्या नहीं बोला प्रधानमंत्री को। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, अब तो जनता को राक्षस बोला जा रहा है, अब तो जनता को श्रापित किया जा रहा है, अब तो श्राप दे रहा हूं मैं, कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। ये हो क्या रहा है? ऐश्वर्य जी, चाय वाला कहने वालों के लिए तो इस समय सुरजेवाला ने जो बोल दिया वो बहुत बड़ी चुनौती बन के आ गया है। परंतु मैं आचार्य जी से कहना चाहूंगा, सुरजेवाला जी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रहे हैं, मीडिया सेल, मीडिया विभाग के अध्यक्ष रहे। मुख्य प्रवक्ता के मुख से निकली हुई बात को आप कहें कि पार्टी कहे कि हमें पता नहीं है, तो आश्चर्य की बात। हाँ, मैं प्रमोद कृष्णम जी की एक बात का आंशिक समर्थन करता हूं कि बातचीत में सुरजेवाला जी बहुत नापतौल के बोलते हैं, तो फिर भी अगर बोला है, इसका मतलब नापतौल के ही बुलवाया गया है, क्योंकि जब चीफ स्पोक्स पर्सन रहे होंगे तो इंस्ट्रक्शन आते होंगे ना ऊपर से कि ये लाइन लेनी है, तो पार्टी ने वो लाइन दिलवाई होगी। अब मैं यहां यह कहना चाहता हूं, हम तो जनता को जनार्दन कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी बार ही जनता के आगे किस तरह नतमस्तक होके उन्होंने पांव तक धोए हैं। इनके लिए यह है, तो मैं 2-3 पॉइंट सिर्फ कहना चाहता हूं। ऐश्वर्य जी, इन्होंने कहा महाभारत की धरती से श्राप दे रहे हैं। ऐश्वर्य जी, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा, जिनके शासनकाल में कि रामायण और महाभारत तो काल्पनिक थे, तो उनका श्राप वास्तविक हो सकता है क्या? सबसे बड़ा तो राक्षसी काम वो था जिन्होंने अपनी किताबों में रामायण महाभारत को काल्पनिक लिखा, जिन्होंने महाभारत और रामायण के ऊपर ऐसी उल्टी सीधी किताबों का विमोचन किया। अर्जुन सिंह एज HRD मिनिस्टर, जिन्होंने हलफनामा देके कहा राम थे ही नहीं। साहब, ये सारे लोग कहते हैं कि इनके श्राप सही होंगे। और मैं राक्षसी कौन है ये मैं बताना चाहता हूं। ऐश्वर्य जी, आज विभाजन विभीषिका दिवस है। आज वो दिन है जिस दिन भारत के तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों की जान गई थी और 2 करोड़ के लगभग लोग बेघरबार होकर इधर से उधर गए थे, विच इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में बड़ी से बड़ी रक्त रंजित क्रांतियों में इतने कम समय में इतने लोगों की जान नहीं गई, और 2 करोड़ लोग इधर से उधर 6 महीने के अंदर नहीं गए जितना यह हुआ। इतनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें आजादी मिली थी, जिसके लिए अटल जी ने उस समय कविता लिखी थी युवा प्रचारक के रूप में, आज ही के दिन के लिए, कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनके पैरों पर, जिनके लाशों पर पग रखकर आजादी है हमने पाई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू होने के नाते उनके दुख को कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। मगर आज तक भी उन लोगों के लिए नहीं छोड़िए। उसके बाद जो ये कहे कि एक भी बूंद रक्त बहाए आजादी मिल गई, तो मेरे विचार से उन लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान का अपमान करना है, मजाक उड़ाना, ये राक्षसी कृत्य के समान है। आचार्य, लाखों करोड़ों लोगों के गम को आपने हवा में उड़ा दिया। आचार्य जी, आज आप ऐसी चीज को डिफेंड करना चाह रहे हैं, भारत माता ही 3 टुकड़ों में बट गई जी। नहीं ऐश्वर्या जी, अब मैं अगले उस पे आ रहा हूं। नहीं सुधांशु जी, आचार्य जी यहां बैठे हैं। गोरक्षक संतों पे गोली चली इंदिरा जी के जमाने में, और डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया इमरजेंसी में। यह भी राक्षसी कृत्य था, हमने राक्षस वर्ड नहीं प्रयोग किया कभी। राजीव गांधी के जमाने में सिखों का नरसंहार हुआ, वो भी राक्षसी कृत्य था। कार सेवकों पे गोलियां चली, वो भी राक्षसी कृत्य था, समर्थन किया। तब भी हमने कभी राक्षस शब्द का प्रयोग आपके नेता के लिए भी नहीं किया।
और आप लोगों ने इसके लिए किया। वास्तविकता में अगर देखें सुरजेवाला जी, देखिए तो आपकी पार्टी ने वो कृत्य किए हैं, और मैं इसे अन्यथा न कहूंगा, चूंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद ही धर्माचार्य हैं। जो कुछ कांग्रेस के साथ हुआ है, अब यह राजनीतिक घटनाक्रम है या श्राप है, यह स्वयं विचार करना चाहिए। ये इस पार्टी की चारों तरफ तूती बोलती थी, आज उसकी हालत यह जाके हुई है। तो मुझे लगता है किसने दैवीय कार्य किया और किसने राक्षसी कार्य किया। एक मैं बिंदु और कह देना चाहता हूं, दैवीय राक्षसी महाभारत जो बोला गया, मान्यवर 9 नवंबर 1989 को जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, और 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवकों पर गोली चलाई, देवोत्थानी एकादशी थी। जिस दिन देवता उठे थे, उस दिन जिसने राम भक्त कार सेवकों पर गोली चलवाई गई, वो राक्षसी कार्य था। तो आप देखिए कौन कहां जाके बैठा है, यह दिखाई पड़ रहा है। जनता के विवेक पे छोड़ता हूं किसे श्राप लगा है और किसे वरदान लगा है। आचार्य जी, क्या मुझे लगता आज आप इसको क्यों डिफेंड वालों को जब बोलना चाहिए और जनता के बारे में बोलना चाहिए तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आचार्य जी, मैं यही कह रहा हूं, अभी तक आप बीजेपी को बोलते थे, बीजेपी के नेताओं को बोलते थे, प्रधानमंत्री मोदी को बोलते थे 14 से पहले, 14 के बाद, 19 से पहले, 19 के बाद। अब इतनी डेस्परेशन हो गई आचार्य जी। आप जैसे व्यक्ति जो कि डायरेक्टली कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली से बात करते हैं, प्रियंका जी से आप बात करते, राहुल, आप क्यों नहीं समझाते कि जनता को गाली देने से क्या होगा, जनता को राक्षस बोलने से क्या होगा? आप बताइए आचार्य, आपने भी तो इलेक्शन लड़ा है। आपको अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने धर्माचार्य भी बोला, आप धर्म को भी समझते हैं और राजनीति को भी, दोनों को। आप बताइए, जनता के बिना क्या कांग्रेस कभी जीत सकती है क्या? यही 28-30 करोड़ लोग जब कांग्रेस को वोट करते थे तो ठीक है, बीजेपी को वोट कर रहे तो ये राक्षस हो गए। इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है आचार्य जी? देखिए, हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने एक सूत्र दिया है जनता को लेकर के, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि अगर कोई जनता को किसी नेता ने राक्षस कहा है तो ये ठीक नहीं है, उनके बयान का समर्थन नहीं किया जा रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो सुधांशु जी सुरजेवाला जी के बयान को आधार बना करके, उसको मुद्दा बना करके और कांग्रेस पार्टी पे पूरे पे हमला कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम कुर्बानियों को एक तरफ धता बता रहे हैं, साइड रख रहे हैं। भाई, जब देश की आजादी की आप बात कर रहे हैं तो देश की आजादी में तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा बलिदान रहा है। महात्मा गांधी से लेकर के और इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद कितने लोग हैं जो हमारे शहीद हुए, कितने लोग हैं जो देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए। महात्मा गांधी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश की आजादी से पहले से लेकर आज तक है। बीजेपी का तो जन्म 1980 में हुआ, लेकिन सवाल ये है कि सुधांशु जी को एक मौका मिला सुरजेवाला जी के बयान के आधार पर कांग्रेस को गाली देने का, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने का। आप करिए, आपका फर्ज बनता है। लेकिन जहां तक आप पुराने जमाने के तमाम ऐसे ऐसे कांड और ऐसे ऐसे कांडों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे कांग्रेस पार्टी को, तो वर्तमान परिस्थितियों में जो देश के अंदर हो रहा, तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जिस तरह मणिपुर के अंदर जो हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम विपक्ष ने इकट्ठा होकर के संसद के अंदर तमाम ये सब देखा और हुआ, उस पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ऐश्वर्या कि जो आज मणिपुर में हुआ वो बीजेपी की सरकार करा रही है, या ये कह सकता हूं कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं की सहमति से हो रहा है? तो जैसे कांग्रेस जब देश में राज कर रही थी, कांग्रेस की शासन व्यवस्था थी, उस वक्त जो जो घटनाएं हुई, जो निंदनीय हैं, जो अशोभनीय हैं, जो पीड़ादायक हैं, तो क्या आज के वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर कोई घटना हो रही है तो क्या हम उसके लिए कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को दोषी ठहराया जाए? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आ रहा हूं सुधांशु जी। जिस तरह से सुधांशु जी ने बड़ी आसानी से कांग्रेस को कह दिया कि ये इनका पाप है, ये इनका गुनाह है, तो क्या जो आज हो रहा है वो आपका पाप नहीं कहा जाएगा? क्या बीजेपी का पाप नहीं है? मणिपुर की घटना आपका पाप है? हरियाणा पूरा का पूरा तबाह होने के कगार पे आ गया, कम्युनल राइट्स जो हो रहे थे, वो क्या आपका गुनाह नहीं कहा जाएगा? आपका फेलियर नहीं कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी जगह है, हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ एंड सोनभद्र कांड हुआ, कितने नरसंहार हुए, तो क्या उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा या उचित होगा? तो उस पाप का जिम्मेदार कौन है? अब मैं कहूं कि साहब नहीं, बीजेपी को भी हम श्रापित करते हैं, बीजेपी को हम श्राप देते हैं, ये बात ही गलत है। मैं कह रहा हूं कोई नेता अगर ये कहता कि मैं श्राप दे दूंगा, ये गलत बात है, इसका समर्थन हम नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब जनता जो है बीजेपी को अगर वोट देगी तो वो राक्षस है, ये गलत बात है, ये गलत बयान है, इसका समर्थन
समर्थन कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर रही है, मैं भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ये चुनाव के अंदर, बड़े बड़े नेताओं ने, सुधांशु जी को याद होगा, स्मरण दिला दूंगा, अगर वो मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन मैं नाम बताना उचित नहीं समझता। देश के प्रमुख पदों पर रहने वाले लोगों को नाम लेकर के उनके खिलाफ अशोभनीय बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इशारा दे रहा हूं, आपके लोगों ने कहा कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोह करेगा, वो पाकिस्तान चला जाए। ये सब कौन? ये आपके नेता करते हैं। उनके खिलाफ भी कभी कभी कार्रवाई कर लिया कीजिएगा। मैं तो बिल्कुल खुले दिल से ये कह रहा हूं कि सुरजेवाला जी का जो बयान है, जिसमें जनता को उन्होंने राक्षस बोला है, वो क्यों बोला है, कैसे बोला है, किन परिस्थितियों में बोला है, इसका जवाब वो दे पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वो बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत नहीं है। सुधांशु जी, आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आचार्य इसलिए बोला है क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए, इसलिए बोला है क्योंकि डेस्परेट हो गए, इसलिए बोला है आचार्य क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि करे क्या। सब कुछ तो कोशिश कर लिया कांग्रेस पार्टी ने, आपकी सुनते नहीं है आजकल, है ना? नहीं तो अगर आपकी सुनते तो आप सही ज्ञान उनको दे पाते। कम से कम आप इतना तो उन्हें नहीं बोलने देते, इतना तो नहीं बोलने देते उन्हें, अरे कि इस जनता के वजह से तो नेता हो, इसलिए इलेक्शन हारते हैं ऐसे लोग। और दिक्कत क्या है राहुल गांधी जी की, कि ऐसे लोगों को वो अपने सबसे करीबी रखते हैं, जो कि उसी जनता को राक्षस बोल रहे हैं। आपने ठीक कहा भाई, जनता को कैसे राक्षस बोल सकते हो? श्राप दे रहे हो, अरे ऋषि मुनि हो क्या, हो क्या? लेकिन जो उन्होंने पलटवार किया सुधांशु त्रिवेदी जी, वो कह रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करके कांग्रेस के जो चीजें याद दिला रहे हो, तो कांग्रेस भी याद दिलाएगी कि आपके टेन्योर में क्या क्या हुआ। सुधांशु जी चलिए, अभी इनको लगा मैंने अतीत की बात की, आचार्य जी से वर्तमान की बात करता हूं। मणिपुर की घटना हुई, पर याद करिए तमिलनाडु में आपकी सहयोगी पार्टी के नेता जफरुल्लाह ने मणिपुर के ऊपर क्या चित्र बनाया कि मणिपुर के उन्होंने एक महिला बनाई जो नग्न अवस्था में, जिसके दो जगह तिरंगा लगा हुआ है और अगर बगर भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की तरह खड़े हुए हैं मोदी जी और अमित शाह जी। यह राक्षसी कार्य है कि नहीं, बताइए? यह मजाक उड़ाना है? जो कुछ घटना हुई है उसका और उसको धर्म और संस्कृति के साथ जोड़ना है? आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ में मीडिया में इस ढंग के समाचार में दावा नहीं करता कि उनके पिताजी उस ढंग की बातों को प्रोपोगेट करते हैं कि रावण की जयंती मनाई जानी चाहिए, सिर्फ राम दशहरे पर रावण दहन नहीं होना चाहिए। अब बताइए राक्षसी वृत्ति के साथ कौन जाके खड़ा हुआ है? अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत माता के टुकड़े कर दिए गए। यह बयान कैसा है? यह दैवीय बयान है या राक्षसी बयान है? और जो आपने दुखद घटनाओं का जिक्र किया, तो मैं कहना चाहता हूं दुखद घटनाओं पे माफी नहीं होती है, उन पे तो सजा होनी चाहिए। चाहे मणिपुर में हुआ, चाहे हरियाणा में या राजस्थान में, बंगाल में या छत्तीसगढ़ में, सब जगह सजा होनी चाहिए। परंतु जिन बयानों को कहा जाए कि ये निंदनीय बयान है, या अगर कोई ये कहे, जो राजस्थान में आपका मंत्री कहता है कि बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं चूंकि यह मर्दों वाला प्रदेश है, अब बताइए राक्षसी बयान है कि नहीं? अब बताइए भारत की सेना के बारे में कन्हैया कुमार तो अब आपका वरिष्ठ नेता है, बकौल जयराम रमेश, वो सबसे मतलब लोकप्रिय नेता है राहुल गांधी के बाद युवा नेताओं में, जिसका बाकायदा वीडियो अवेलेबल जो कहता है भारत की सेना बलात्कार करती है। यह राक्षसी बयान है कि नहीं? जबकि इंटरनेशनल यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारत की सेना का सबसे एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड है एज कंपेयर टू एनी अदर। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने से लेके, और एक बात और कह दूं, जो आपने कहा कि पाकिस्तान की बात हम नहीं करते मान्यवर, आपके वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में कहे थे कि मोदी को हटाओ। और अंत में मैं एक और बात कह दूं ऑन द लाइटर नोट, चूंकि प्रमोद कृष्णन जी धर्माचार्य हैं, ऐश्वर्य जी श्राप की बात आई। अब मुझे विनोद अग्निहोत्री जी भी दिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको भी पता होगा। श्राप का जो संदर्भ भारतीय संस्कृति में आता है वो उस व्यक्ति के बारे में आता है जिसने बहुत तप कर रखा हो। कहा गया यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते, जो धर्म में बहुत बड़े हुए होते हो, भले छोटी आयु के भी हो, तो उनका सम्मान होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तप कर रखा है। मगर ऐश्वर्य जी जो धर्म निरपेक्ष होते हैं उनके पास कहां से धर्म का तप आ गया कि वो श्राप देने लगे? तो धर्म निरपेक्षों का श्राप नहीं लगता मान्यवर, धर्म प्राण लोगों के वाणी में वो शक्ति होती है कि श्राप लगे। आपको सब लोग आ गए नजर, अनुराग भदौरिया जी नजर नहीं आते आपको? हैं सुधांशु जी, आपके लखनऊ के मित्र हैं, आपको विनोद अग्निहोत्री जी दिख गए, लेकिन अनुराग भदौरिया जी नहीं दिखे। आप बोलो नहीं, आ रहा हूं। हाँ
अरे ऐश्वर्य जी, ऐसा है, जब तक एक लाइन कह दूं अनुराग, बोलिए। जब तक शांति से डिबेट हो रही होगी तो अनुराग भदौरिया जी की आवश्यकता नहीं है। अभी जब आप देखेंगे कि जब डिबेट में गति आएगी और गति के साथ हाथ पांव की गति भी दिखेगी, नृत्य की जैसी गति दिखेगी और शीश की गति भी दिखेगी, तब आप देखिएगा भदौरिया जी स्वतः नजर आने लगेंगे। उनको करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होगी, उनकी वाणी और शरीर दोनों थिरकने लगता है। जय हो। लेकिन ऐश्वर्य मुझे 10-15 विनोद जी आ रहा हूँ, 10-15 सेकंड दीजिएगा। सुधांशु जी ने जितना कुछ कहा, सुधांशु जी ने जितने हमले किए मैंने सहे, और मैं बड़ी शालीनता से बड़े संयम के साथ सुनता रहा। लेकिन क्या सुधांशु जी, क्या एक तरफा है ये भाषा का इस तरह का इस्तेमाल होना? क्या विमर्श गिरा नहीं है? क्या दोनों तरफ से नहीं गिरा है? क्या विरोधी दलों के नेताओं के एक संगठन को घमंडिया कहना, इसका आप समर्थन करते हैं? क्या देश की, भारत की संसद में एक वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री महिला को सुपड़ खांसे की तरह हंसी बताना, इसका आप समर्थन करते हैं? क्या विपक्ष की सबसे बड़ी नेता और जो एक शहीद की विधवा भी हैं, राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय का नाम लेकर के कहना, ये इसका आप समर्थन करते हैं? क्या उनको जो सोशल मीडिया पर तमाम बीजेपी के ट्रोल आर्मी लग जाती है और उनको बार गर्ल कहती है, इसका आप समर्थन करते हैं? क्या पंडित नेहरू के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या उसका समर्थन करते हैं? क्या राजीव गांधी के लिए जो जो शब्दों का प्रयोग होता है उसका समर्थन करते हैं? इंदिरा गांधी के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्होंने इस देश के लिए जान दी, क्या उसका समर्थन किया जा सकता है? तो सवाल इसका है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, हमें भाषा की मर्यादा बिल्कुल रखनी चाहिए। मैं समर्थन करता हूं इस बात का, लेकिन ये दोनों तरफ से होगा। जहां तक सवाल सुरजेवाला जी की बात का, मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करता और उसका समर्थन किया भी नहीं जा सकता है, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी उसका समर्थन नहीं करेगी। लेकिन जिस विराट हृदय से मैं ये बात कह रहा हूं, क्या आप कह सकते हैं, इसका जवाब आप दे सकते हैं कि जो जो बातें मैंने गिनाई है, क्या उनका समर्थन किया जाना चाहिए? भारत के लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, क्या ये भाषा, इस भाषा का समर्थन किया जा सकता है? विनोद अग्निहोत्री जी, सुधांशु जी आ रहा हूं, उसके बाद विनोद जी के बाद आ रहा हूं वापस आपके पास। विनोद अग्निहोत्री जी, दादा जी बताइए, क्या सवाल है? आपने सुना दोनों को? भाई सुरजेवाला जी को सुना कि नहीं सुना? विनोद जी आपने सुना होगा जरूर। राक्षस भी आ गए, शराब भी आ गया, अब मुझे पता नहीं सर अब बचा क्या है राजनीति में। जी सर। देखिए, सुरजेवाला जी ने किस संदर्भ में कहा, मैं तो कतई इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करता, चाहे वो सुरजेवाला जी कहे चाहे कोई कहे। और मैं आचार्य जी की इस बात से सहमत हूं कि विमर्श जो है, और सुधांशु जी भी सहमत होंगे, मैं सुधांशु जी के बारे में जानता हूं, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही मतलब संभ्रांत और विद्वान प्रवक्ता है। उनकी भाषा भी हमेशा जो है शालीन और मर्यादित रही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में विमर्श को मर्यादित रखना चाहता है, वो किसी भी तरह की ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करेगा, चाहे वो पक्ष के लिए बोली जाए या विपक्ष के लिए बोली जाए। और जो शाप की बात जो कही, भाई शाप तो सही कहा सुधांशु जी ने, शाप तो ऋषि मुनि देते थे, और वो भी कब देते थे? जब बिल्कुल आखिर में लगता था कि शाप के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आमतौर पर आप देखिए, विश्वामित्र जो है राक्षसों को श्राप दे सकते थे, लेकिन वो दशरथ के पास गए राम और लक्ष्मण को लेने कि भाई हमारे यज्ञ की रक्षा करिए, क्योंकि वो शाप दे करके अपने तप को नष्ट नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए शाप जो है, अब सुरजेवाला जी शाप कैसे दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, उनके पास कौन सी तपस्या है, ये तो ईश्वर जाने या वो जाने। दूसरी बात, एक बात मैं आज कहना चाहता हूं, क्योंकि राक्षस शब्द पर बड़ी दिलचस्प बहस हो रही है। दरअसल राक्षस का जो आम धारणा में जो आम मत है, वो तो दुष्ट और एक तरह से नकारात्मक है पूरी तरह से। लेकिन अगर आप आचार्य चतुर्सेन को पढ़ें, और जो उन्होंने वयम रक्षामा लिखी है रावण पर, तो उसमें उन्होंने बताया कि रक्ष शब्द से राक्षस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और रक्ष का मतलब जो रक्ष संस्कृति रावण ने शुरू की थी, जिसका अर्थ था कि हमारी रक्षा देवता नहीं करेंगे, वयम रक्षामा स्वतः, अपनी रक्षा हम स्वयं करेंगे। तो जो रक्ष असी, जो स्वयं रक्ष के लिए, रक्षा के लिए तैयार होते हैं, वो राक्षस कहलाते थे। अब वो चूंकि राक्षस बाद में यज्ञ विध्वंस करने लगे और तमाम सारे गलत काम करने लगे, तो उनकी एक नकारात्मक छवि हो गई, और उसी संदर्भ में अब राक्षस का प्रयोग होने लगा। तो इसलिए उस नाते ये बयान उनका उचित कतई नहीं है, और मुझे लगता है आचार्य जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। लेकिन वही बात है, मुझे लगता है कि सुधांशु जी, आचार्य जी और अनुराग जी बैठे हुए हैं, ये पार्टियों के जो प्रवक्ता या जो स्वर हैं, ये ही इस डिस्कोर्स को ठीक कर सकते हैं कि बातचीत में, बहस में तर्क रखे, बात रखे, लेकिन मर्यादा, शालीनता बनी रहे। अनुराग जी सही कहा आचार्य जी ने, कई प्रवक्ताओं को मैंने देखा वो बार बाला के संबोधित करते हैं सोनिया जी को। अब वो
कई बार इस पर झगड़ा भी हुआ, तो क्या जरूरत है ये सब कहने की किसी को? या और वो एक भाजपा के एक नेता थे, वो कहते थे कि सीता जब मर्यादा लक्ष्मण रेखा लांघ जाती है तो रावण तो उसका हरण करेगा ही। इस तरह के बयान जब आते हैं तो निश्चित रूप से उससे पार्टी की छवि गिरती है, उस पार्टी की छवि गिरती है जिस पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे मनीषियों ने बनाया। या कांग्रेस पार्टी का नेता को इस तरह की बात करता है तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या और तमाम सारे जो महान नेता जो कांग्रेस पार्टी जुड़ रहे हैं, उस पार्टी की छवि गिरती है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के लिए भी मैं कहूंगा। तो मुझे लगता है अपने कम से कम पार्टी, अपने राजनीतिक पुरखों और वैचारिक पुरुषों का ध्यान रखते हुए प्रवक्ताओं को और नेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। पॉइंट टेकन सर। अनुराग भदौरिया जी, गति की कमी थी तो आ जाइए। सुधांशु जी ने क्या दिया है? देखिए सुधांशु जी की गति ऐसी है कि सीमा पार चले जाते हैं देखने के लिए। अरे प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, सीमा पार कहे जाते हो भैया? आप सीमा के अंदर ही चले जाते मणिपुर। तो जो लोग उस महिला के साथ अन्याय कर रहे थे, किस प्रवृत्ति के लोग थे बताइए आप? इस तरह का जो महिलाओं के अन्याय देश के अंदर बढ़ा है, वो किस प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। तो महिला के अत्याचार पे तो कम से कम बोलिए, सीमा उस पार चले जाएंगे, लेकिन सीमा किस पार अगर महिलाओं पे अत्याचार होता है तब आप मौन धारण कर लेते हैं, तब तो आप बोलते नहीं है। हम आप डिबेट में कई बार रहे हैं और 50 बार मैंने आपसे पूछा है कि जिन महिला जो हमारी बेटियां जो देश के लिए मेडल जीत के लाती, उनको घसीटा गया था, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था। और आप लंबी लंबी बातें करते हैं, आप कमाल की बात करते हैं। आप बेटियों के लिए तो कम से कम बोलिए। बेटियों पे बोलने में आप कतराने लगते हैं, बेटियों बोलने में बगले झांकने लगते हैं, इधर उधर, कहां किधर कब ये वो। अरे क्यों भाई? आपसे सवाल होता है, देश की बेटियों तो सीमा पार मत जाइए, सीमा के अंदर भी जो हमारे बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, कम से कम उस पर बोल फूटिए। और भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा क्या करती है जरा बताइए? आपने चुनाव के पहले महंगाई पे जोर मारा था कि देश में महंगाई बहुत है इसलिए हमें लेके आओ, फिर आपने महंगाई कम कर दी क्या? बेरोजगारी पे आपने कहा था बेरोजगारी बहुत, हमें लेके आओ, तो क्या बेरोजगारी कम हो गई क्या? आपने कहा था किसान यहां खुशहाल हो जाएंगे, तो किसान की इनकम दोगुनी हो गई क्या? आपने भ्रष्टाचार के ऊपर बोला था कि आप यहां भ्रष्टाचार पे वार होगा, और जिस भ्रष्टाचारियों पे आप आरोप लगाते थे, उन नेताओं को लाके आपने मुख्यमंत्री और मंत्री अपने यहां बना दिया। और जिन परिवारवाद की आप बात करते थे, उन परिवारवादी पार्टियों के साथ मिलकर आप गठबंधन कर रहे हो और सत्ता चलाते हो। कहो तो मैं एक साथ में गिना दूं, चाहे चौटाला फैमिली हो, चाहे पासवान फैमिली हो, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अकाली दल पे भी डोरे डाल रहे हो, या शिवसेना आपके साथ हो, पीडीपी के साथ भी आप सत्ता बनाने के लिए चले गए थे, जिनको अलगाववादी पार्टी बोलते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस बात पे टिकते हो? आप तो किसी बात पे टिकते हो, बात बात पे पाकिस्तान भाग जाते हो। अरे भैया, पाकिस्तान का नहीं समस्या हमारी नहीं है, पाकिस्तान की पाकिस्तान समझे, हमारी अपने देश की बात किया करो। सीमा बॉर्डर क्रॉस कर जाते हो झप से। ओके अनुराग जी, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनुराग जी अब रिपीट कर रहे हैं की बात की थी, लेकिन हमारे देश में अन्याय हो रहा है। सुधांशु जी वो कह रहे हैं भाई प्रॉब्लम का यहाँ बात कीजिए। अनुराग जी नाउ यू रिपीटिंग। सुधांशु जी जवाब एक साथ दे रहे हैं। ग्राफिक्स ऐश्वर्य जी, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है और जैसे कुछ चैनल्स ने एआई एंकर्स भी शुरू कर दिए हैं। आप नौकरी खा जाइए हमारी, चलने दीजिए, थोड़ी बहुत चल रही है। अनुराग भदौरिया जी एक स्पेसिफिक वर्ड्स बोलते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप रख सकते हैं कोई भी विषय हो। इनके यही वाक्य है डिजिटल जमाने में, आप इसको अगर सर्च करेंगे ना वर्ड पे तो सारी डिबेट्स एक साथ आ जाएंगी किसी भी टॉपिक पे। आज विषय भाषा की मर्यादा थी, अगर इन्होंने भाषा की मर्यादा या भारत की गरिमा पर बात कही तो मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। अनुराग भदौरिया पार्टी है, आपको हिंदुस्तान में ले आता हूँ। बीच में नहीं, बीच में नहीं, प्लीज, थैंक यू। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, अरे भाई आवाज नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, दौड़ के पाकिस्तान भाग जाते हो। बीच में नहीं, बीच में नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बीच में नहीं अनुराग जी, जब आप बोले तो कोई नहीं बोला बीच में। थैंक यू, पूरा 3 मिनट। हम नहीं गए थे, वो हम नहीं पाकिस्तान गए थे, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे और सिद्धू गए थे। हाँ, तो हमने अपना नहीं बोला था। आप भारत नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ऐश्वर्य जी बताइए, इस पार्टी के सामने कितनी बड़ी समस्या है? विनोद जी को याद होगा, आप तो विनोद जी को आपकी तो उम्र कम है, मगर विनोद अग्निहोत्री जी को जरूर याद होगा। भारत माता को डायन कहा था किसने? हाँ। आजम खान ने। और ये भाषा की मर्यादा पे भाषण देते हैं। चलिए, उसके बाद लड़कों से गलती हो जाती छोड़िए, आजम खान ने लोकसभा अध्यक्ष की पीठ पर बैठी हुई हमारी नेता रमा देवी के लिए अभद्र शब्द कहे। अभी की बात है, याद है, पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है।
जब वो 1-1.5 साल पहले की बात, और बार बार उनसे कहा जाता रहा कृपया माफी मांग लीजिए। पीठासीन व्यक्ति को तो आप वैसे भी कुछ नहीं कह सकते, और आप किसी महिला को लेकर ऐसे अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद माफी नहीं मांगी, 3 दिन तक अड़े रहे। और इनके नेता, वो चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे एसटी हसन हो, क्या क्या भाषाएं बोलते हैं। तो मानवीय बात है, भाषा के ऊपर क्या बोलेंगे। मगर मैं प्रमोद कृष्ण जी से कहना चाहूंगा, ये बात सही है कि भाषा का स्तर में सब तरफ से थोड़ी थोड़ी कमी आई है, मगर शुरुआत कहां से हुई है। जो दल बड़ा होता है उसका दायित्व बड़ा होता है, सत्ताधारी दल है उसका दायित्व सत्ताधारी दल होता है। मैं कांग्रेस के लिए भी कहना चाहता हूं, पीवी नरसिम्हा राव तक कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हुई कि डिस्कोर्स नीचे हुआ हो। डिस्कोर्स कहां से नीचे शुरू हुआ? सोनिया गांधी जी दिसंबर 97 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं। फरवरी 98 में लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, जाके आप लोग चेक कर लीजिए, उन्होंने अटल जी के लिए शब्द बोला था कि अटल जी झूठ बोल रहे हैं। अटल जी को बहुत पीड़ा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी थी कि 40 वर्ष के राजनीतिक तपस्या से भरे जीवन और 40 दिन के अनुभव की कमी के कारण शायद सोनिया जी ने ऐसा बोल दिया होगा, यानी उसको बहुत मुद्दा नहीं बनाया था। फिर याद करिए, उन्होंने अटल जी के लिए ब्रेजनली करप्ट शब्द प्रयोग किया था। आज जाके देखिए, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, अटल जी ने बहुत दुखी स्वर में खड़े होकर कहा था कि यह मूल्यांकन है आपका हम लोगों के बारे में, हमारे लिए ब्रेजनली करप्ट शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो अटल जी के युग की याद दिला दी। अब सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई 2007, जब मोदी जी के लिए मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग किया गया। तब सोनिया जी सुपर पीएम थी, उनकी हैसियत प्राइम मिनिस्टर से ऊपर थी भारत की राजनीति में। अब आप बताइए, उसके बाद शब्द की मर्यादा छोड़िए, आप किसी को लगेगा बातें लाक्षणिक की गई। जैसे मोदी जी ने किसी को सुपर्णखा नहीं कहा था, सिर्फ ये बोला था बहुत दिनों के बाद रामायण के सीरियल की हंसी याद आई। अब जिसको समझना था उसने अपने आप ले लिया। बहुत सी बातें, जैसे मैं कहता हूं, मैं खुद इस वाक्य से सहमत नहीं हूं, बार बाला जैसा शब्द कहना उचित नहीं है, परंतु कि बगैर नाम लिए लोग बोलते हैं, उसके बाद भी लोग मान लेते हैं। पर यहां तो सीधे नाम की बात, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मोदी फलाना फलाना टाइप की मौत मरेगा, इसमें कुछ समझने की किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे इमरान मसूद, और ये कहने वाले, मौत का प्रकार बताने वाले सुबोध कांसाय गृह राज्य मंत्री, और कब्र खुदेगी वाले कहने वाले नेता। अब माने वाले, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है? सीधे मोदी जी का नाम लेके मौत, मौत की कामना, मौत का प्रकार, कब्र का खुदना, बोटी बोटी। मैं विनम्रता से कहता हूं, आपका कोई एक नेता बताइए जिसका नाम लेके मौत की कामना की बात कही गई, जिसके लिए नाम लेके कहा हो कि इसकी कब्र खोद देंगे या बोटी बोटी काट देंगे। इसलिए मैंने कहा, ये जो डिस्कोर्स है जो नीचे आता जा रहा है, ये तब ज्यादा नीचे समस्या होती। जैसे हमारे यहां आरोप लगाया गया अनुराग ठाकुर के ऊपर, अनुराग ठाकुर ने तो नहीं बोला ये बात, उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को जनता ने कहा गोली मारो, आगे जो भी वर्ड बोला, जनता धक्के मारो भी कह सकती थी और जूते मारो भी कह सकती थी, उसने गोली मारो कहा। परंतु समस्या क्या होती है, जब इस ढंग के बयानों पर भी पार्टियां सीधे सीधे स्टैंड लेना तैयार नहीं होती हैं, सड़क छाप गुंडा तक कह के उसके भी डिफेंस में आज तक माफी नहीं मांगी जाती है। और क्यों माफी नहीं मांगेंगे? ये तो इंदिरा इज इंडिया कह के भी माफी नहीं मांगे, इसीलिए तो मोदी जी ने घमंडिया गठबंधन कहा है, ऐसे थोड़ी कहा है, क्योंकि घमंड की तो एक पराकाष्ठा है। और मैं एक और बात याद दिला दूं, बुरा ना माने तो, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में वो 36 पन्ने जो 30 साल के बाद उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होने थे, जो 87-88 में प्रकाशित हुए, उसमें नेहरू जी के बारे में लिखा है कि नेहरू जी इतने एरोगेंट थे कि उन्हें अगर उनसे ज्यादा किसी की तारीफ उनके सामने हो जाए तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि किसी उनकी बात कोई काट दे या उनके सामने किसी की तारीफ। ये मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में नेहरू जी के बारे में लिखते हैं। तो मान्यवर, अगर मोदी जी ने घमंडिया कहा है तो ऐसे नहीं कहा है, ये तो आपके लोगों की जुबानी। और पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी किताब द इनसाइडर में लिखा है कि नेहरू के एरा से इंदिरा के एरा तक आते आते चाटुकारिता इतनी बढ़ गई, नेताओं का अहंकार इतना बढ़ने लगा कि चाटुकारिता के आधार पर ही पद मिलने लगे। ये मैंने किसको कोट किया? मौलाना आजाद, पीवी नरसिम्हा राव, छोटे मोटे लोग। और अगर और चाहिए हो तो नटवर सिंह की किताब आचार्य जी नॉट एनफ। आचार्य जी अब तो जवाब देना। तो मोदी जी पे जब आप उंगली उठाएं तो 10 बार सोच के उठाना चाहिए, बहुत सोच समझ के, तथ्यों के आधार पे वो बोलते। आचार्य जी देखिए, सुधांशु जी ने जितनी बातें कही वो बड़ी अच्छी लग रही हैं सुनने में भी, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि वो गलत हो सकती हैं। अतीत में, इतिहास में जो दर्ज है उसको अगर वो बता रहे हैं, लेकिन जब कोई बड़ा नेता धरती से जाता है, उसके बाद जब कोई बड़ा नेता पावर से हटता है, उसके बाद
जो उसके विषय में टिप्पणियां की जाती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, तब ये बात बिल्कुल ठीक है। पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे और मौलाना आजाद भी बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने उनके ऊपर लिखा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किताबें लिखी जाएंगी तब पता चलेगा कौन कितना बड़ा एरोगेंसी और किसका लेवल कितना बड़ा था। हमने तो वो वीडियो भी देखा, वो विजुअल देखा है कि आदरणीय नड्डा जी को कैसे बीच में से फोटो लेने हटा दिया गया, वो देखा है, सारी दुनिया ने देखा। मगर मैं नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सुधांशु जी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि नाम लेके कहना तो बहुत गलत बात है देश के गद्दारों को, और हमने कहा जूते मारो और आगे उन्होंने कह दिया। ये पार्शियलिटी है, ये चतुराई है, ये चालाकी है, ये इनोसेंसी नहीं है, ये आपका शातिराना अंदाज है। ये इस शातिराना अंदाज तो ये और खतरनाक है देश के लिए। आप सुधांशु जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन विनम्र होना और अच्छी बात होती है। और सच को स्वीकार करना, सहर्ष उसको स्वीकार कर लेना, सच के ऊपर चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं अभी बताना चाहता हूं, सुधांशु जी, राजनाथ जी होम मिनिस्टर थे, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर और सलाहकार के रूप में सुधांशु जी ने भी काम किया है। मैं लखनऊ लोकसभा चुनाव लड़ रहा था और लखनऊ से राजनाथ सिंह जी को बीजेपी के उम्मीदवार थे, कांग्रेस से लखनऊ से मैं चुनाव लड़ रहा था और लगभग 17 दिन में मैंने लगभग 150 सभाओं को संबोधित किया। लेकिन जब मैं भाषण देता था तो मैं राजनाथ सिंह जी को राजनाथ सिंह नहीं कहता था, मैं कहता था आदरणीय राजनाथ सिंह जी। तो मुझसे प्रेस वालों ने पूछा कि आप विरोधी पार्टी से इतने बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, आप उन्हें आदरणीय राजनाथ जी क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा ये राजनाथ जी से मेरे बारे में पूछोगे तो वो भी शायद आचार्य जी ही कहेंगे। ये हम लोग इस तरह के लोग हैं भाई। लेकिन सवाल इस बात का है, अगर कोई व्यक्ति 1 2 आदरणीय से राक्षस कैसे आ गए? नहीं, सवाल इस बात, आप भी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी कांग्रेस, सवाल आदरणीय से राक्षस तक का रास्ता कैसे? सुधांशु जी को ये बातें याद होंगी। मैं चुनाव लड़ रहा था, राजनाथ जी के दोनों बेटे मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे थे। एक बार हम चौराहे पे मिल गए, उन्होंने गाड़ी काफिला रोक करके उतर के दौड़ के मुझे पैर छुए। जब उन्होंने पैर छुए तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया। मीडिया में खबर बनी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तुमने अपने विरोधियों को आशीर्वाद से शराब तक का रास्ता कैसे? ये खबर बनी। मैंने कहा उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, मैंने अपने दायित्व। आचार्य वही तो मैं पूछ रहा हूं, आदरणीय से राक्षस तक कैसे? नहीं, आशीर्वाद से शराब तक कैसे? आज ऐश्वर्या क्या हो रहा है? ऐश्वर्या आज आप देखिए कांग्रेस में कैसे लोग, आपका शो, आप आशीर्वाद देते हैं, दूसरे लोग शराब देते हैं। नजीर बनना चाहिए, आपका शो एक नजीर बनना चाहिए। अब से जो हुआ अतीत की बातों को ना मैं पलट सकता हूं ना सुधांशु जी पलट सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, विनोद जी बैठे हैं यहाँ और विनोद जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये बात होनी चाहिए, देश के स्वस्थ लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए या लोकतंत्र के स्वस्थ रहने के लिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं को अपने अपने बयानों पर, अपने अपने वक्तव्यों पर, अपनी अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा, तभी ये देश का लोकतंत्र स्वस्थ रह पाएगा। विनोद जी, एंडिंग कमेंट्स, आपने दोनों पक्ष के नेताओं को सुना। अनुराग जी, आऊंगा एंडिंग कमेंट्स के। मैं दोनों ही बहुत बेहतरीन। सुधांशु जी आ रहा हूं एंडिंग में, लास्ट बात कहने के लिखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुधांशु जी ने और आचार्य जी ने अपनी बात रखी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐश्वर्या। मैं आपको इसके लिए बधाई दे रहा हूं कि एक अच्छी स्वस्थ डिबेट आपके शो में आज हो रही है, जिसमें भाषा की मर्यादा और चर्चा हो रही है। एक दो बात मैं जरूर कहूंगा। अभी सुधांशु जी ने जो जिक्र किया मौलाना आजाद की किताब का, तो किताबें तो बहुत सारी लिखी गई हैं और लिखी जाती हैं। बलराज मधो की भी एक किताब है और क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों की किताबें हैं और अडवाणी जी की भी किताब है। तो किताबों पे नेता अपनी बात लिखते हैं और उनमें सत्य भी होता है, और कुछ किताबें आएंगी भी, कुछ किताबें और भी आएंगी। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो सबसे बड़े विरोधी थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के, उनकी जब तबीयत खराब होती है तो कहते हैं कि मेरा सबसे बेहतर देखभाल अगर कहीं हो सकती है तो जवाहरलाल नेहरू जी के घर में हो सकती है, क्योंकि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसा नहीं है, नेहरू जी के व्यक्तित्व के बहुत पहलू थे। बाबा नागार्जुन को बुला के नेहरू जी इलाहाबाद में अपने खिलाफ सारी कविताएं सुनते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। तो बड़े जो नेहरू, पटेल, अटल जी, सारे लोग जो है, अब गोविंदाचार्य जी अगर कोई किताब लिखेंगे तो अटल जी के बारे में कुछ वैसे ही लिखेंगे जैसा कि मौलाना आजाद ने लिख दिया नेहरू जी के बारे में, लेकिन अटल जी का व्यक्तित्व थोड़ी छोटा हो जाएगा इससे, वैसे ही नेहरू जी का व्यक्तित्व नहीं छोटा होगा। ये सब बड़े लोग थे, हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं और उनके बीच में भी मतभेद रहे होंगे, निश्चित रूप से मतभेद। अडवाणी जी, अटल जी के बीच में मतभेद थे, हम लोग, मैं तो गवाह हूं तमाम सारे मामलों का, लेकिन इसके बावजूद वो सब हमारे देश के बड़े नेता है
बड़े लोग हैं और हमें उन सबका आदर करना चाहिए। और सार्वजनिक विमर्श में कम से कम मैं इसलिए साधुवाद इन दोनों लोगों को दे रहा हूं कि सुधांशु जी ने भी अपनी बात कही और आचार्य जी ने तो कहीं कम किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। ये बहुत बेहतरीन बात है। मुझे लगता है इसको आगे से, अगर जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि पिछली बातें भूल करके आगे आने वाले समय में अगर इस विमर्श को साथ दोनों पार्टियां, खासकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल इस मर्यादा का पालन करें तो देश के विमर्श में काफी सुधार हो सकता है। और ये जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व के दोनों पार्टियों की, कोई भी नेता, अरे एक मैं उदाहरण, सुधांशु जी शायद आप भूल गए होंगे, 2019 के चुनाव में देश के बीजेपी के अध्यक्ष महोदय ने क्या कैसे शब्द का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी को लेकर के, जिसका संज्ञान भी चुनाव आयोग ने लिया था। तो अनुराग जी, कभी कभी दूसरों को भी सुनना पड़ता है, अच्छा होता है। कभी कभी दूसरों को भी सुनना चाहिए, अच्छा होता है, खराब नहीं होता। मैं तो रोज सुनता हूं। बात अपने शीर्ष नेतृत्व से कहिए, बिल्कुल, ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं जो सार्वजनिक विमर्श को खराब कर रहे हैं। अनुराग जी, एंडिंग कमेंट्स बोलिए अब। अरे सर बोल रहे हैं, बोलिए सुधांशु जी, आ रहा हूं फाइनल कमेंट्स के लिए। सर देखिए, सुधांशु जी ने कितनी अच्छी बात कही। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को झूठ बोल दिया गया था तो उन्हें तकलीफ हुई, क्योंकि तब जो राजनीति होती थी वो विचारों पे होती थी, झूठ बोलना पाप समझा जाता था, इसीलिए उनको तकलीफ हुई। और आज भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ झूठ बोलती है, झूठ वादे करते हैं, और जो वादे करते हैं वो पूरा नहीं करते। तो सोचिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं। और आपने इतिहास की बात की, इतिहास में बात करने की तो आपकी आदत पड़ चुकी है। आप इतिहास में जी रहे हो सुधांशु जी, आपकी पार्टी, आप इतिहास में जीना चाहते हो, आप आज की बातें नहीं करना चाहते, आज की समस्या पे चर्चा ही नहीं करना चाहते, इतिहास खोलते रहते हो। आपको 2014 में जनता ने वोट दिया था अपनी समस्या का समाधान के लिए, इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं दिया था कि आप आओगे तो नेहरू जी के बारे में बोलोगे, मोतीलाल नेहरू जी के बारे में बोलोगे, फलाने के बारे में बोलोगे, और जनता इंतजार करती रहेगी भैया हमारे बारे में बोलेंगे कभी। सुधांशु जी, हमारे टमाटर का भी सोचेंगे कि नहीं? टमाटर आ गया, सुधांशु जी जवाब दीजिए। फाइनल आंसर सुधांशु जी, फाइनल सुधांशु जी, 45 सेकंड्स मैक्सिमम सुधांशु जी, थैंक यू। 45 सेकंड। देखिए, मुझे लग रहा है कि अनुराग भदौरिया जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय एक्सीडेंटल इंटेलिजेंस में चले गए। मैंने तो इतिहास के बारे में बोला नहीं था, मैंने तो वर्तमान बोला था, और मेरे मुंह से ऐश्वर्य जी निकलने वाला था कि आज भदौरिया जी टमाटर लेके नहीं आए। चलिए, दिखाया नहीं, कम से कम आखिर में बोल दिया। तो मैं अंत में एक वाक्य कहना चाहता हूं कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने बोला, यदि यही बात आप कांग्रेस वालों को बता दें तो कांग्रेस वालों के लिए अभिनंदनीय, वंदनीय राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जनता के लिए निंदनीय न हो जाती। तो सिर्फ ये दोहा कह के बात समाप्त करता हूं, जो सबको ध्यान रखना चाहिए कि बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी, यानी हृदय के तराजू पे तौल के बाहर आनी चाहिए। मगर अफसोस है कि आज लोग बोलने के बाद भी तौलते नहीं है, बल्कि उसको बहुत से लोग निर्लजता पूर्वक डिफेंड करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना। जी आचार्य, 10 सेकंड। लेकिन सुधांशु जी, मेरा आग्रह यह है कि जो आपने बोला है ये दोनों तरफ लागू होना चाहिए, दोनों पक्षों पर लागू, दोनों पक्षों पर लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नमस्कार। देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर लीडिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांड ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने अपने फसाद लाइटिंग के जरिए भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वाराणसी और बरेली के रेलवे जंक्शन, कानपुर का गंगा बैराज, टिहरी का डोबरा चांटी ब्रिज, लेह का मेन गेट जैसी ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगे के रंगों में रोशन कर दिया है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। अपने घर को तिरंगे के रंग में रोशन कर तस्वीर या वीडियोस लीजिए और #हर घर तिरंगा और #ओरिएंट लाइट्स ऑफ इंडिया के साथ ओरिएंट इलेक्ट्रिक को टैग करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करें और जीते खास इनाम।